हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। विद्वान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पैसेज की प्रैक्टिस कर रहे सभी मेरे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत वेलकम है यहाँ पर। और कुछ लोग जो हैं जिन्होंने सारे पैसेज की सीरीज़ देखी है, अब ये जो मैंने 10 पैसेज की सीरीज़ सोची थी तो इसका ये लास्ट वीडियो मानकर चल रहा हूँ, लेकिन आगे भी ये चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी और ग्रामर की क्लासेस और भी कंटिन्यू रहेंगी। आप उनको देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, आप ये जो पैसेज की प्रैक्टिस है, इसमें ये पैसेज मैंने आज आपको दिया है। आज आपको इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है और उसके बाद इसके एमसीक्यूज़ के आंसर देने हैं। पहले आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ये आपका फर्स्ट पेज है, उसके बाद ये आपका सेकंड पेज है, इसको भी अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद आपका ये है थर्ड पेज, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 आपको करने हैं। और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए, इनको पढ़िए, अच्छी तरह से कीजिए इनको। कोई भी डाउट आप कमेंट में कर सकते हैं। टिप्स अगर लेना चाहते हैं कोई भी तो आप कमेंट में कर सकते हैं। नॉर्मली अगर मैं टिप शेयर करूं पैसेज की प्रैक्टिस के लिए, तो सिंपल है कि आप सबसे पहले अगर कुछ देखना चाहते हैं तो क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चंस देखने के बाद पैसेज के बारे में आपको जानकारी मिल जाती है। इसके बाद पैसेज से रिलेटेड ही आप उसके जवाब को दीजिए। अपने ओपिनियन नहीं, आपको अपना ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं देना है। और सबसे खास बात यह है कि पैसेज को पूरा पढ़ना और सही तरीके से पढ़ना। अगर ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आ रही तो कोई बात नहीं, लाइन टू लाइन नहीं अगर पढ़ पा रहे हो तो आप पैसेज को पूरा समझने का प्रयास करें बस। क्योंकि कुछ लाइंस होती हैं जो थोड़ी डिफिकल्ट होती है, कुछ वर्ड मीनिंग डिफिकल्ट होती है, बट इससे परेशानी वाली बात नहीं है। बट प्रैक्टिस, मैं ये मान के चलता हूँ कि कोई भी जो स्टूडेंट है जिसने मेरे फर्स्ट टू लास्ट देखे हैं, अब उसके पैसेज की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई होगी। क्यों? क्योंकि यही एक प्रोसेस होता है। यही हम करते नहीं, हम मोबाइल में लगे रहते हैं दिन रात, लेकिन पैसेज की प्रैक्टिस हम करते नहीं है। या फिर मतलब कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसको हम रीडिंग में, अपनी रीडिंग हैबिट में मेंटेन नहीं करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ इसको और ये देखते हैं, समझते हैं क्या है पैसेज। वैसे इतना टफ नहीं है, लेकिन अगर आपको टफ लग रहा है तो यू शुड लिसन मी वेरी केयरफुली, ओके। तो पहला यहाँ पर कह रहा है कि देखो, यहाँ पर कह रहा है वाइंड पावर हैज़ ऑब्वियस एडवांटेजेस। भाई कह रहा है कि जो भी हमारी वाइंड पावर है ना भाई, जो हमारी हवा से बिजली बनती है, जो वाइंड व्हील्स होती हैं, उसमें क्या है, उसका कुछ फ़ायदा है, ऑब्वियस है। मतलब कि हाँ, बिल्कुल ही हमें उसका फ़ायदा मिलता है। इट इज़ नॉन पॉल्यूटिंग, क्योंकि ये नॉन पॉल्यूटिंग होता है। कॉज नो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, क्योंकि क्या होता है, इससे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस नहीं होता। रिक्वायर्ड ऑन नो थॉटफुल फ्यूल एंड हैज़ एक्सट्रीमली लो गैस्टेशन पीरियड। और देखो क्या है कि मतलब ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए फ्यूल की ज़रूरत हो, और गैस स्टेशन का पीरियड का मतलब ये है कि इसको स्टोर करके रखने की ज़रूरत हो, है ना। तो विंड पावर जो है वो हमारे लिए एक सुटेबल पावर है। इसके इस्टेब्लिशमेंट में या इसको लगाने में, या फिर ऐसा नहीं कि मतलब इतने साल बाद ये ख़राब हो जाएगा, इतने साल बाद गैस प्लांट ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ सीन नहीं है। तो विंड पावर बहुत ही कन्वेंशनल है हमारे लिए। आफ्टर ऑलमोस्ट अ डिकेड मतलब होता है 10 साल। क्या होता है भाई? डिकेड मतलब होता है 10 साल। समझ पा रहे हैं आप? तो अगर आफ्टर ऑलमोस्ट अ डिकेड ऑफ स्पोरेडिक ग्रोथ, स्पोरेडिक मतलब होता है जबरदस्त, या मतलब लगातार इस जबरदस्त ग्रोथ, विंड एनर्जी फाइनली सीम्स टू बी एन स्टेपिंग आउट from shadow of an alternative technology into commercial mainstream। देखो क्या है कि भाई कमर्शियल मेन स्ट्रीम, यहाँ पर इस शब्द को समझ लो तो आपको काम समझ में आ जाएगा। कमर्शियल मेन स्ट्रीम का मतलब ये है कि मान लीजिए कि मैं अपने घर पर कोई मशीन सेटअप करता हूँ, मैं कहता हूँ इससे फ्री बिजली बनती है। अब ये जो है मशीन, अगर कंपनियों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, अलग अलग जगह पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये समझ लीजिए कि ये हो गई कमर्शियल मेन स्ट्रीम में आ गई। मेन स्ट्रीम का मतलब मुख्य धारा में आ गई, यानी कि इंडस्ट्री के काम में वो चीज़ आ गई। तो विंड पावर पहले तो कम यूज़ होती थी, लेकिन अब वो कमर्शियल मेन स्ट्रीम में आ गई है। यहाँ पर ये बात कही जा रही है और दुनिया भर में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इवन True, India has an installed base of just over 16
100, दैट मीन्स 1600 मेगावाट। तो भारत ने भी लगभग 1600 मेगावाट तक के विंड पावर सोर्सेस बना लिए, इंस्टॉल कर लिए हैं। इसमें समझ रहे हैं आप, इंस्टॉल कर लिए हैं, इंस्टॉल्ड, दैट इज स्पेलिंग इसकी गलत है, डबल ए नहीं होगा, ओके। दिस इज नथिंग कंपेयर टू कंट्रीज सच एज जर्मनी। भाई लेकिन हमने इतना पावर सोर्स तो बना लिया है, लेकिन जर्मनी से भी अभी इसको कंपेयर नहीं कर सकता, कि जर्मनी का विंड पावर ग्रोथ ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर कहा जा रहा है मीट एंड अराउंड D20% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम विंड एनर्जी। भाई क्या है कि भाई जो जर्मनी में जितनी भी एनर्जी ज़रूरत पड़ती है उसकी लगभग 20% एनर्जी जो है विंड एनर्जी से ही प्राप्त हो जाती है। अब इंडिया, अब जैसे जर्मनी तो छोटा है इंडिया के मामले में, तो भाई 1600 मेगावाट तो कुछ नहीं है इंडिया के लिए, तो ये इसी वजह से जर्मनी के मुकाबले हम पीछे हैं। विंड पावर ऑफर्स लॉन्ग टर्म प्राइस स्टेबिलिटी टू। क्या बात है, ये भी बहुत बढ़िया बात कह रहा है कि देखो विंड पावर से लॉन्ग टर्म प्राइस स्टेबिलिटी होती है। यानी कोई चीज़, सामान आपने खरीद लिया, अब जैसे मैंने फ़ोन खरीदा, मान लीजिए कि 10,000 का मैंने कोई फ़ोन खरीदा, तो प्राइस स्टेबिलिटी उसकी नहीं रहेगी। 1 साल बाद वो कोई कहेगा भाई 6,000 में दे दे मेरे को। तो प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि 10,000 की चीज़ 10,000 में जाए। तो प्राइस यानी कि विंड पावर की लॉन्ग टर्म प्राइस स्टेबिलिटी रहती है। नॉट ओनली आर जनरेशन कॉस्ट ऑफ सच प्रोजेक्ट लो, द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज कंपेरेबल फॉसिल फ्यूल स्टेशन। तो कह रहा है कि नॉट ओनली, सिर्फ जनरेशन को इसकी जो कॉस्ट है वो लो नहीं पड़ेगी, मतलब कि सिर्फ जनरेशन को ही फ़ायदा नहीं होगा इससे, बल्कि जो हमारा कैपिटल एंड एक्सपेंडिचर है उसमें भी क्या होगा, फॉसिल फ्यूल से जो हमारे स्टेशन है उसमें जो हम खर्चा होता है वो भी बचत होगी। यानी कि अगर 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 मतलब हमारे बच्चे जो हैं वो ऐसे प्रोजेक्ट्स से काफ़ी बेनिफिट उठाने वाले हैं, और उनको जो फॉसिल फ्यूल यानी कि पेट्रोल डीजल में जो उनको खर्चा करना पड़ता है उसमें भी उनको काफ़ी बचत करने वाले हैं। क्या बात है भाई, मतलब हमारे बच्चे कहेंगे कि भाई कि विंड एनर्जी का यूज़ किया जाए, ना कि फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ किया जाए, या फिर उनको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। हाँ भाई प्रोजेक्ट है, थोड़ा समय लगता है। कह रहा है विंड पावर प्लांट हैव एन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। लो ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट इसमें लगता है, यानी कि अगर कोई चीज़ बिगड़ गई है तो उसको ठीक करने के लिए लो कॉस्ट लगता है। बहुत बढ़िया है। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक वर्क आउट टू बी क्वाइट फेवरेबल एंड द विंड एनर्जी। अगर हमें कोई इकोनॉमिक वर्क करना है लगातार लंबे समय तक के लिए, तो उसके लिए हमारी सबसे फेवरेबल क्या है हमारे लिए, विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। बहुत बढ़िया बात। इनफैक्ट इट इज़ बीइंग सीन एज अ सॉल्यूशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भाई साहब ये शब्द मुझे बहुत बेहतरीन लगता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो क्या है, एस डी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसका मतलब ये होता है सतत विकास, यानी कि सबका विकास। वो कहते हैं ना नारा, सबका साथ सबका विकास। तो देखो विकास इन दैट सेंस की मतलब, अब मान लीजिए कि हमने एनर्जी को एफिशिएंट बनाया, ठीक है, उसके बाद हमने एनवायरनमेंट को बचाया, उसके बाद लोगों को सस्ती बिजली देनी शुरू की, उसके बाद लोगों का खर्चा कम कराया, उसके बाद उसमें लो मेंटेनेंस लगी, तो सस्टेनेबल ही तो मतलब कई सारी चीज़ें इससे कवर हो रही है, कई सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, और एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं हो रहा। इसके अलावा लोग जो हैं इसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठा पाएंगे, गवर्नमेंट को भी लॉस नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें, इसे SDG तो बोला जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बाय द एंड ऑफ 2001, ये तो कोई पुराना पैसेज है, ओके। बाय द एंड ऑफ 2000 द इंस्टॉल्ड विंड पावर वाज ऑलमोस्ट 25,000 मेगावाट। तो आज के समय में मे बी कितना मेगावाट हो गया, ऑनलाइन जाके सर्च कर लेना। आज के समय में काफ़ी गीगावाट तक में भी मे बी पहुँच गए होंगे हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है। तो दिस इज़ ऑल, हम लोग उसी अभी इरा में अब पहुँच गए हैं। हो सकता है कि इन फ्यूचर हम भी इन चीज़ों का यूज़ करें। मतलब बिजली तो हमारे पास आ ही रही, लेकिन हम कह सकें कि बिजली का जो सोर्स है वो जो सोर्स है वो एकदम इको फ्रेंडली है और विंड सोर्सेज के द्वारा है। तो हमें एक प्राउड होगा कि हाँ, हम अपने देश की बिजली, वो भी ऐसी बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देखो भाई पैसेज पढ़ने से बड़ी नॉलेज आती है भाई, सब मज़ा आ जाता है कई सारी चीज़ों को। तुम लोग बस देख के तुम्हारा सर पकड़ लेते हो, है ना, कि हमें आया नहीं। अरे पढ़ो तो सही, ज्ञान हासिल करो यार, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी तुम्हें। और इसके अलावा तुम लोग मतलब और भी चीज़ों में बहुत बेहतर हो जाओगे। अपने मतलब इंसान का दिमाग जो है वो बुक से कनेक्ट होने के लिए बना है, मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट होने के लिए नहीं बना।
वहाँ भले ही मुझे लॉस हो जाएगी, कुछ बच्चे मेरे यूट्यूब वीडियो ना देखें, लेकिन सच्चाई तो यही है। लेकिन अब ये करता कौन है भाई? मैं आपका एक माध्यम हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए, ताकि ये तो बहुत कम है। अगर आप सोचिए आपको इससे इतना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो आप बुक उठा के देखेंगे, उससे पढ़ेंगे तो कितना ज़्यादा और फ़ायदा होगा। रीडिंग आप अपनी कीजिए, बहुत ज़्यादा मटेरियल आप पढ़िए, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं भाई। क्वेश्चंस क्या हैं इसके भाई? क्वेश्चंस आपको परेशान कर रहे होंगे मे बी, क्योंकि क्वेश्चन ने इजी नहीं लगे मुझे। इसके क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? चारों में से करेक्ट कौन सा है? तो करेक्ट कौन सा है भाई? विंड पावर प्लांट टेक अ लॉन्ग टाइम टू जेट कमीशन। ना भैया ना, ऐसी बात तो हमने नहीं करी। मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ विंड पावर इज हाई है। भैया बकवास क्यों कर रहे हो? वाइंड पावर प्लांट लेड अ वायलेंट वाइब्रेशन। अरे भैया वो कोई वाइब्रेशन कुछ नहीं होता। अच्छा, विंड पावर हैज प्लांट रिक्वायर नो फ्यूल। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे जो जवाब हैं ये तीनों गलत है, ऊपर के क्वेश्चंस गलत हैं और ये हमारा सही आंसर है। ये हमारा सही आंसर है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कह रहा है कौन सी चीज़ करेक्ट है। यहाँ पर यहाँ ध्यान देना, कभी कभार इनकरेक्ट भी दे देता है, अब ज़्यादा दिमाग लगाने लगे हैं। ओके, तो कह रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है? कह रहा है इंस्टॉलेशन ऑफ विंड पावर इज रजिस्टर्ड बाय एनवायरमेंटलिस्ट। नहीं भैया, एनवायरमेंटलिस्ट को तो बहुत पसंद है, ये तो गलत हो गया सरासर। अच्छा, तो भाई कह रहा है जनरेशन कॉस्ट ऑफ विंड पावर इज हाई। नहीं भैया, जनरेशन को भी कोई कॉस्ट नहीं पड़ेगी। इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ विंड पावर इज प्लांट इज मच हायर देन द फॉसिल फ्यूल्स इज बेस्ड प्लांट। नहीं भैया, अगर इस फिर तो हमें फॉसिल फ्यूल ही लगा लेते। अगर फॉसिल फ्यूल हम सस्ता पड़ रहा होता तो क्या, अगर वाइंड पावर हमें ज़्यादा हायर पड़ रही है तो दिक्कत वाली बात है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो ये हमारा सही, विंड पावर इज नाउ बीइंग कमर्शियली हार्नेस। भाई साहब कमर्शियली हार्नेस मतलब ये, हार्नेस मतलब क्या होता है कि मतलब कोई आपको बांध के रख देता है तो उसे हार्नेस बोलते हैं, यानी कि कमर्शियली इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। भाई बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अच्छा, इसमें भी करेक्ट पूछ लिया भाई, वाह। तो कह रहा है इन जर्मनी 25,000 मेगा। नहीं भैया, जर्मनी में 25,000 मेगावाट कहाँ है? ऐसा तो कुछ नहीं बताया। इंडिया में अभी है 2001 में, तो ये तो गलत ही हो गया स्टेटमेंट। अच्छा भाई चलो। विंड पावर प्लांट ऑफर नो प्राइस स्टेबिलिटी। अच्छा, ये भी गलत है भैया, प्राइस स्टेबिलिटी देता है वो अभी। विंड पावर इज नो वेरिएबल लॉन्ग टर्म बेसिस। हाँ ये है, ये कोई बात है कि लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए। कह रहा है इन अमेरिका 20% पावर रिक्वायरमेंट मेड ऑफ विंड पावर। नहीं भैया, अमेरिका में थोड़ी है, तो जर्मनी में है। काहे को हमें बुल्लू बना रहे हो? काहे को बच्चे की जान ले रहे हो भैया? गलत बात है, बहुत गलत बात है। ये ऐसे काम मत किया करो यार, गलत बात है। तो यार ये आपका ये भी गलत, ये भी गलत, और ये हमारा ऑप्शन सही है। दिस इज टू गुड। ये अमेरिका नहीं बल्कि जर्मनी है, पैसेज में ऐसा मेंशन है, ढंग से देख लेना जाके। तो आई एम श्योर आपको मज़ा आया होगा, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली होगी इस पैसेज को पढ़ने के बाद। आई एम श्योर लॉट्स ऑफ थिंग, लॉट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू हैव डेवलप्ड, लॉट्स ऑफ things you have already understand by reading this passage. I am sure you will got a very good things, and I am sure you will like my channel and follow me for more things. और थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स। आपने ये देखा, आपने ये समझा, और मेरी ये प्लेलिस्ट पूरे बन के तैयार हो गई। अब पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए मज़े के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।